Good morning, friends. Now the next chapter for the revision is International Financial Management and basically this is International Capital Budgeting. तो यहाँ पर हम जो कवर करेंगे कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, साथ में यहाँ पर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पर फॉरेक्स का कुछ पार्ट उन्होंने ऐड किया है. दिस इज सिंपली कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्डेड यूजिंग स्वैप पॉइंट्स, यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी. तो किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज करके वो वहाँ पर देख लीजिए फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं. तो दिस इज सिंपली द फॉरेक्स पार्ट plus capital budgeting part and this is international financial management or the international capital budgeting. एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, this is the common chapter for the old course and the new course. काफी लोगों की क्वेरीज थी कि सिर्फ ये न्यू कोर्स का पार्ट है या ओल्ड कोर्स का भी पार्ट है, तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ दोनों के लिए रेलिवेंट है, दोनों के एग्जाम में वो वहां पर क्वेश्चन आ सकता है. एंड दिस इज इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग और द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो सिंपल सबसे पहले व्हाट इज कैपिटल बजटिंग. तो कैपिटल बजटिंग में आपके पास जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दिस इज आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग द कैपिटल प्रोजेक्ट्स. तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है जितने भी हमारे प्रपोजल्स हैं, जितने भी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो दीज आर आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग द लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स. याद रखना यहाँ पर जो भी हम डिस्कस करेंगे दिस इज ओनली द लॉन्ग टर्म पार्ट. तो मर्जर एक्विजिशन में भी हमने वहां पर एनपीवी डिसीजन को यूज किया था. फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज वहां पर भी हम एनपीवी डिसीजन को यूज कर रहे हैं. तो एक चीज याद रखना, पूरे एसएफएम ने हमने एनपीवी डिसीजन को बहुत यूज किया है और वो यहाँ पर है आपके पास. दिस इज योर एनपीवी डिसीजन. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएटिंग द लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स विच विल इफेक्ट योर फ्यूचर कैश फ्लोज और द फ्यूचर अर्निंग्स. तो यहाँ पर जो भी आपके इन फीचर्स वाले प्रोजेक्ट्स होंगे तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर कवर नहीं होंगे. देख लीजिए हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो आपके फ्यूचर कैश फ्लोज को क्या करेंगे, इंपैक्ट करेंगे. एंड दिस इज योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन. तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स. वी हैव रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स टू मेंटेन द बिजनेस, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर कॉस्ट रिडक्शन, expansion projects, new product and the market development, and these are mandatory projects. So we have different types of capital budgeting projects, different categories. साथ में types हैं आपके पास. वी हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. When acceptance of one proposal implies an automatic rejection of the other proposal. Complementary मतलब एक proposal accept तो उसके साथ का जो प्रोजेक्ट है. This is a simple example of car and tire. तो अगर कार का proposal accept किया तो टायर का ऑटोमेटिकली हो जाएगा. These are complementary proposals. And the last one is independent. Independent मतलब जिन भी प्रोजेक्ट्स की एनपीवी पॉजिटिव है उन सब प्रोजेक्ट्स को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे. तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रेशनिंग. तो वो यहाँ पर हो सकता है बट वो बेसिकली पार्ट आपके न्यू कोर्स में नहीं है, वो ओल्ड कोर्स में है. ठीक है. तो न्यू कोर्स में स्पेशली दे आर ओनली कंसिडरिंग द इन फॉरेक्स प्लस कैपिटल बजटिंग पार्ट. ये ओल्ड कोर्स के लिए भी रेलेवेंट है और ओल्ड कोर्स का अलग से कैपिटल बजटिंग और मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जिसका ओल्ड कोर्स है, तो वो वाली वीडियोस भी वो देख ले. ठीक है. तो देखिए सर यहाँ पर सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट एनपीवी. दिस इज कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज. सेकंड आपका जो यहाँ पर डिसीजन है, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, एनपीवी नेगेटिव है तो क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और अगर एनपीवी जीरो है तो दिस इज इनडिफरेंट. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, दिस इज सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज और द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर आपके पास इफ पी आई इज ग्रेटर देन 1 तो वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एंड इफ पी आई इज लेस देन 1 वी शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, और पी आई अगर इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, इनडिफरेंट करेंगे. पी आई कब यूज हो रहा है वहां पर आपके पास देख लीजिए, रैंकिंग करने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, पी आई. इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है नेट पी आई. दिस इज नेट पी आई. नेट पी आई में वी आर यूजिंग एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है. साथ में आपके पास पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड का क्या मतलब है, सिंपली जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में पे बैक हो रही है, एंड दिस इज फ्रॉम द कैश इनफ्लोज. ठीक है. तो दिस इज योर पे बैक पीरियड. दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट और द आउटफ्लो डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लोज अगर आपके पास इक्वल कैश फ्लोज है. ठीक है. बट अगर अनइक्वल है तो वी आर यूजिंग, वहां पर देख लीजिए हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव वाला अप्रोच यूज करेंगे. तो दिस इज फुल ईयर अंटिल रिकवरी प्लस अनरिकवर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कैश फ्लोज ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर.
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश फ्लोज निकालेंगे, फिर क्यूमुलेटिव निकालेंगे, और फिर हम वहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, पे बैक पीरियड। बट प्रैक्टिकली वी आर ऑलवेज यूजिंग द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो सबसे पहले कैश इनफ्लोज का क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालेंगे, फिर क्यूमुलेटिव करेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो प्रैक्टिकली वी आर यूजिंग द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। आयरर टेक्निक वो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इट इज डिस्काउंटेड एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो वहां पर हम वो रेट निकालना चाहते हैं जहां पर इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो किसके बराबर हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाउ टू कैलकुलेट, दो रेट गैस करेंगे, एक से पॉजिटिव एनपीवी, एक से नेगेटिव एनपीवी। अलग अलग चैप्टर में हमने अलग अलग मेथड यूज किए हैं टू गेसिंग अवर रेट्स। तो उस केस में यहां पर जो कैपिटल बजटिंग में वी आर यूजिंग द, देख लीजिए, फेक पे बैक पीरियड। हम क्या यूज करते हैं, फेक पे बैक पीरियड। तो सिंपली वी आर यूजिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज कैश इनफ्लोज, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज, और उससे हमारे पास एक रेट आ जाएगा, देख लीजिए, एक पीरियड आ जाएगा। उस पीरियड को हम क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। This is locate the above figure in the present value and factor table and take the discount rate to start the calculation of IRR. तो basically उसको rate को use करके हम क्या करेंगे, start करेंगे। तो this is our fake payback period। और एक बार मेरे पास पहला rate आ गया, उससे हम अगला रेट गैस करेंगे, एंड देन वी हैव टू इंटरपोलेट लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हाई रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट, एंड दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ IRR। Now the next concept, this is your net PI, already discuss कर चुके हैं, NPV divided by initial investment और the present value of outflows। अब देखो यहाँ पर जो सबसे most important है, and this is calculation of NPV। तो we have three types of cash flows। The first one is initial outflow, second one is annual operating cash flows, and the third one is terminal cash flows। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चाहे वो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन इंटरनेशनल का हो या नॉर्मल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन में तीन चीजें सर्च करनी है। द फर्स्ट वन इज इनिशियल आउटफ्लो, हमारा क्या इनिशियल आउटफ्लो है। एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, हमारे हर साल के कितने कैश इनफ्लोज हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। एंड द थर्ड वन इज टर्मिनल कैश फ्लो, एट द टाइम ऑफ, देख लीजिए, जो भी एंडिंग पीरियड है, जो आपका ईयर एंड, आपका जो टोटल टाइम पीरियड एंड है, तो मान लो 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है, तो दिस इज एट द एंड ऑफ 5th ईयर, वी शुड कैलकुलेट द टर्मिनल कैश फ्लोज। ठीक है, तो तीन चीजों पे हमें फोकस रखना है जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए। तीन चीजें आपको सर्च करनी है क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद हम कैपिटल बजटिंग का कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सर, यहां पर सबसे पहले वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। याद रखना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, वी शुड कैलकुलेट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। व्हाट इज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर यूजिंग द टू मेथड, द फर्स्ट वन इज फ्रॉम एसेट साइड एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम लायबिलिटी साइड। एसेट साइड से वहां पर वी आर यूजिंग मेथड नंबर 1, फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज योर इनिशियल कैश आउटफ्लोज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दूसरा तरीका क्या है, लायबिलिटी साइड से। अब याद रखना, वी शुड फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही कैलकुलेट करेंगे, और ये जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है FCFF में भी यूज किया हुआ है, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज फॉर द फर्म, उसी कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली यूज करेंगे। तो वहां पर हम सिर्फ जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, अगर लायबिलिटी साइड से डेटा गिवन है, तो वी आर यूजिंग द इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला पार्ट लेंगे, शॉर्ट टर्म वाला पार्ट नहीं लेंगे। तो सिंपली देख लीजिए, बैलेंस शीट से अगर मैं इसको मैच करके आपको दिखाऊं, तो बैलेंस शीट में वी आर यूजिंग फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म वाला ले लेंगे। लॉन्ग टर्म वाले कौन कौन से लोग हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यही मैंने लिखा हुआ है, दिस इज योर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और याद रखना रिजर्व सरप्लस आएगा ही आएगा। या दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टली दे दिया कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 500 करोड़। तो 500 करोड़ क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। या आपको वहां पर क्या दे दिया, फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग
कैपिटल। दूसरा पॉइंट यहां पर आपके पास क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एंड वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। एंड द सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने जो यूज किया था, दिस इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ FCFF फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, एग्जैक्टली उसी को फॉलो करेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट द प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज और द एनुअल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज, ठीक है। तो सिंपली सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वहां पर आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दिस इज एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो दिस इज योर EBITDA। समझ पा रहे हैं, टेक्निकली आपके पास क्या आ जाएगा, EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। अब इसमें से नॉन कैश चार्जेस माइनस करेंगे, दिस इज योर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो आपके पास क्या आएगा, EBIT में से क्या माइनस करोगे, टैक्स, तो क्या निकल के आएगा, NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नॉन कैश आइटम है तो वापस देख लीजिए, डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम, सिर्फ उसका रिलेवेंस क्या है, हमें उसकी सिर्फ टैक्स सेविंग को कंसिडर करना है। तो यहां से हमने लेस किया और वापस एड बैक कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। याद आ जाएगा, याद रखना सर, दिस इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। याद आ गया पॉइंट जो हमने वहां पर डिस्कस किया था। दो पॉइंट हमने और वहां पर ऐड माइनस किए थे, माइनस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। उस साल अगर कोई फिक्स एसेट्स में कोई एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो और माइनस करेंगे, माइनस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, वो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। या रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट उस तरह की एडजस्टमेंट यहाँ कैपिटल बजटिंग में नहीं है, बट अगर है तो वहां पर भी हम करेंगे। हर साल का जब कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे, इफ वी हैव एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स तो वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है तो वो भी माइनस करेंगे। या रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल है किसी पर्टिकुलर ईयर में तो वो क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। लास्ट में थर्ड पॉइंट आपके पास क्या आएगा, दिस इज योर टर्मिनल कैश फ्लोज एंड हाउ टू कैलकुलेट टर्मिनल कैश फ्लोज। तो हमने फिक्स एसेट्स ली थी, अब लास्ट में उसमें कुछ पार्ट बचेगा, तो दिस इज सैल्वेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स। साथ में आपके पास वर्किंग कैपिटल जो हमने इन्फ्यूज किया तो एग्जैक्टली वो हमें वापस मिलेगी, एंड दिस इज योर रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो दो मेन आइटम आपके पास आएंगे, दिस इज सैल्वेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स एंड द सेकंड वन इज दिस इज योर रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड दिस इज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ, ठीक है। तो आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया, एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गया, एंड दिस इज योर टर्मिनल कैश फ्लोज, और उसको डिस्काउंट करेंगे। और किससे डिस्काउंट करेंगे, दिस इज KO, दिस इज कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, NPV ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड दिस इज फ्रॉम द ओवरऑल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो याद रखना, इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। इंटरेस्ट क्यों माइनस नहीं होगा, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द फ्री कैश फ्लोज अवेलेबल फॉर द होल फर्म, दिस इज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग, जो इंटरेस्ट टैक्स सेविंग हुई है उसका क्या हुआ सर, वाइल कैलकुलेटिंग KO, तो आप KO कैसे निकालते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट। और कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता है, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, और अगर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स है तो उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स पार्ट हमने क्या कर लिया है, कंसिडर कर लिया है, तो हम वहां पर इंटरेस्ट टैक्स सेविंग को भी कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैश इनफ्लोस, ठीक है। तो ये याद रखना है यहां पर कॉन्सेप्ट। तो देख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो हमें आता है कि वहां पर डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम, इट शुड नॉट बी कंसिडर इन अवर एनालिसिस, वी ओनली कंसिडर द टैक्स सेविंग ऑन द depreciation. And how to calculate the tax saving on depreciation, this is depreciation amount into tax rate, याद रखना, depreciation into टैक्स रेट, नेट ऑफ टैक्स मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सिंपली दिस इज योर टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। तो दो तरह से एडजस्टमेंट हो सकता है, EBDIT, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन, उसको नेट ऑफ टैक्स कर देंगे प्लस डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल के आ जाएगा, CFAT। दूसरी तरफ मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, EBDIT नेट ऑफ टैक्स करके उसमें क्या ऐड कर सकता हूं, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल के आ जाएगा, CFAT। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। मैं बता चुका हूं कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म और द CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और द नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, तो उस केस में फाइनेंस कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द फ्री कैश फ्लोज फ्रॉम द होल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन। So this is your finance costs are already reflected in the project required rate of return. This is WACC. This shows that the interest on the long-term loans
as well as the tax saving is already considered by the KO. वो मैं already discuss कर चुका हूँ. KO के अंदर we are already incorporate the interest tax saving. तो while calculating the CFAT, we are not considering the tax saving on the interest. We are only considering tax saving while calculating the cost of overall capital. नेक्स्ट पॉइंट आपके पास नोट नंबर 3 में देखिए, नेट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल. मैंने पहले बताया हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो अगर मुझे पर्टिकुलर ईयर में कैलकुलेट करनी है तो वी शुड कंसीडर द चेंज इन नॉन कैश करंट एसेट्स माइनस चेंज इन नॉन कैश करंट लायबिलिटीज. नॉन कैश क्यों लिख रहा हूं कि वहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को वी आर नॉट कंसीडरिंग, नॉट पेबल्स. शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, करंट पोर्शन उस साल का जो करंट पोर्शन रिपेमेंट है तो वो भी हम वहां पर देख लीजिए कंसीडर नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. तो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एन आउटफ्लो, दिस इज एट टाइम 0, एंड रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल दिस इज एन इनफ्लो एट टाइम, देख लीजिए एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ, एट टाइम 5, टाइम जो भी आपका क्या है वहां पर प्रोजेक्ट का लाइफ है. तो वर्किंग कैपिटल शुड नॉट बी एडजस्टेड फॉर टैक्स. याद रखना वर्किंग कैपिटल का उसका टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नॉट सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन. तो दीज आर द एडजस्टमेंट जो आपको वहां पर एग्जाम के क्वेश्चंस में मिलेंगी. साथ में आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स. अगर वहां पर देख लीजिए किसी भी पर्टिकुलर ईयर में वी हैव ए लॉस, if we have a loss in a particular year, we have two adjustment. दो adjustment है. पहला है set off. What is set off? कि मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे अदर प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कोई अदर प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो उसके प्रॉफिट से इसके लॉस को क्या कर दूंगा, सेट ऑफ. बट क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी तभी आप ये एजम्पशन लेंगे, अदरवाइज आप ये एजम्पशन नहीं लेंगे. तो सिंपली इफ वी एज्यूम दैट द फर्म हैज अदर प्रॉफिटेबल बिजनेस, लॉस इन ए पर्टिकुलर ईयर जनरेट द टैक्स सेविंग, तो वी आर कंसिडरिंग द टैक्स सेविंग in that particular year. Second जो ट्रीटमेंट है दिस इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ. व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ? मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा नया बिजनेस है, एक पर्टिकुलर एक ही बिजनेस है, तो उस केस में किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर लॉस है तो मैं उसको अगले साल क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड, और अगले साल के प्रॉफिट से उसको क्या करूंगा, सेट ऑफ. एंड दिस इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ. तो दिस इज द कंपनी हैज एन इंडिविजुअल बिजनेस और द न्यू बिजनेस having no other operation, loss in a year will be carried forward to the future for the purpose of set off. Key points to remember. What are the key points to remember? Decisions are based on cash flows, not accounting income. तो हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किए हैं, इनिशियल कैश फ्लोज, एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, टर्मिनल कैश फ्लोज. तो दिस इज द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, नॉट अकाउंटिंग income. We are considering the incremental cash flows. This is the change in cash flow that will occur if the project is undertaken. तो याद रखना अगर आपका incremental base का क्वेश्चन है तो वहां पर देख लीजिए आपके पास क्या होगा, देख लीजिए आपको incremental cash outflows, incremental cash inflows, annual operating जो cash flows हम निकाल रहे हैं तो वहां पर incremental निकालेंगे. And the last one आपके पास incremental terminal value. Sunk cost should not be included in our analysis. कोई भी अगर sunk cost है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. एक्सटर्नलिटीज और द कैनिबलाइजेशन, तो अगर आपके पास देख लीजिए एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने से हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस पे उसका इंपैक्ट हो रहा है तो वी शुड कंसिडर दैट इंपैक्ट आल्सो इन अवर एनालिसिस. ठीक है, तो उसका सिंपल एग्जांपल है कोक एंड डाइट कोक. तो अगर हम डाइट कोक का नया प्रोजेक्ट या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उस केस में वहां पर देख लीजिए हमारी एग्जिस्टिंग कोक की सेल पे उसका इंपैक्ट होगा, और जो भी इंपैक्ट पॉजिटिव कैनिबलाइजेशन और द नेगेटिव कैनिबलाइजेशन वी शुड कंसीडर इन अवर एनालिसिस. ठीक है, तो इन केस ऑफ कोक तो वहां पर डाइट कोक अगर लॉन्च करेंगे तो कोक की सेल क्या हो जाएगी, फॉल, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैनिबलाइजेशन. और अगर मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके तो दिस इज पॉजिटिव कैनिबलाइजेशन. ठीक है, cash flows are based on opportunity. We should consider the opportunity cost while calculating the operating cash flows, and the timing of the cash flow is always important. अगर वहां पर देख लीजिए the cash flows received earlier are worth more because हम present value कर रहे हैं, तो जो इनिशियली जल्दी मिलेंगे वहां पर वो हमारे लिए ज्यादा वर्थफुल हैं और बाद में मिलेंगे तो वो हमारे लिए उतना वर्थफुल नहीं है. तो cash flow received earlier are worth more than the cash flow will be received later. Cash flows are analyzed on an after tax basis. This is always calculated after tax cash flows. CFAT हम निकाल रहे हैं, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स. अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दिस इज योर मॉडिफाइड एनपीवी एंड द मॉडिफाइड आईआरआर. तो पहले एक बार समझ लेते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को. अभी तक हम एनपीवी निकाल रहे थे, एनपीवी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, वी आर सिंपली टेकिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो क्या निकल के आ रही थी, एनपीवी.
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. दिस इज योर एनपीवी. दिस इज सिंपली योर एनपीवी. व्हाट इज मॉडिफाइड एनपीवी? जितने भी हमारे इनफ्लोज हैं सबकी क्या निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू. सबकी क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्यूचर वैल्यू. इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया था बॉन्ड वैल्यूएशन में भी, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं. रियलाइज यील्ड के हमने कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था. तो देख लीजिए फ्यूचर वैल्यू की क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू. तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो इसको क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड एनपीवी. इसको क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड एनपीवी. सिंपल पॉइंट है सर. तो एक तरीका क्या है, जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज है उनकी क्या करेंगे? देख लीजिए प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो क्या निकल के आएगा? एनपीवी. अगर मैं सबकी फ्यूचर वैल्यू निकाल के क्या करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो क्या निकल के आएगी? मॉडिफाइड एनपीवी. दूसरा आपके पास आईआरआर. सबसे पहले सिंपल आईआरआर क्या था आपके पास? व्हाट इज आईआरआर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. दिस इज ए डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी इज जीरो. हम क्या बोल रहे थे? दिस इज ए डिस्काउंटेड एट विच एनपीवी जीरो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. वो वहां पर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, या इक्वल टू दोनों के माइनस करने के बाद वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो. ठीक है. तो इट इज ए डिस्काउंटेड एट विच एनपीवी जीरो, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. तो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कर रहे हैं? सबकी प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं फ्यूचर कैश इनफ्लोज. तो इसको क्या बोल रहे थे हम? आईआरआर. व्हाट इज मॉडिफाइड आईआरआर? मॉडिफाइड आईआरआर में हम क्या करेंगे? इट इज ए डिस्काउंट रेट एट विच मॉडिफाइड एनपीवी इज जीरो. इट इज ए डिस्काउंटेड एट विच मॉडिफाइड एनपीवी इज जीरो. तो वहां पर देख लीजिए दिस इज कैसे निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू. इट इज ए डिस्काउंट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, देख लीजिए जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज आए उनकी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट. 1 प्लस जो भी डिस्काउंट रेट है रेज टू द पावर एन किसके बराबर होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो यहां पर हम किसको सॉल्व कर लेंगे? इस डिस्काउंट रेट को यूज सॉल्व कर लेंगे एंड दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड आईआरआर. इसको क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड आईआरआर. तो देख लीजिए सर एक बार, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपके पास. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड आईआरआर. व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द रीइन्वेस्टमेंट रेट आर सेपरेटली गिवन, then the calculate modified NPV and modified IRR, and it is a discounted at which modified NPV is zero. So this is your टर्मिनल वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू. बेसिकली टर्मिनल वैल्यू इज बेसिकली योर फ्यूचर वैल्यू. उसका डिस्काउंट रेट, डिस्काउंटिंग करेंगे माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. तो वो क्या निकल के आएगी? मॉडिफाइड एनपीवी. और दोनों को इक्वल रख देंगे और उससे रेट कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड आईआरआर. तो हमारे एग्जाम में 2 बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है. तो देख लीजिए आपके पास दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर. Now the next adjustment is inflation under capital budgeting. Popular adjustment है, 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड दिस इज फॉर नवंबर 19. नवंबर 19 में यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आना 100% चांस है कि वहां से क्वेश्चन आएगा. ठीक है. अब वो डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन आए या वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट चेक करें वो अलग बात है, बट यहाँ से क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है. तो देख लीजिए इन्फ्लेशन अंडर कैपिटल बजटिंग. तो इन्फ्लेशन रेट विल अफेक्ट द 3 थिंग्स. द फर्स्ट वन इज कैश फ्लोज, सेकंड वन इज डिस्काउंट रेट एंड द फाइनली एनपीवी. कैश फ्लोज आपके पास 2 तरह के होते हैं. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज. वी हैव रियल कैश फ्लोज एंड वी हैव नॉमिनल कैश फ्लोज और द मनी कैश फ्लोज. रियल कैश फ्लोज का मतलब क्या है? इट एक्सक्लूड्स इन्फ्लेशन. एंड नॉमिनल कैश फ्लो का क्या मतलब? इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन. तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ रियल कैश फ्लोज इनटू द मनी कैश फ्लोज एंड वाइसी वर्सा. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको फॉलो करनी है, आपको पैरिटी फॉलो करनी है. अगर सब कुछ रियल है तो वहां पर देख लीजिए हम वहां पर एनपीवी कैलकुलेट कर पाएंगे. अगर सब कुछ नॉमिनल है तभी हम एनपीवी कैलकुलेट कर पाएंगे. तो अगर क्वेश्चन में आपके पास पैरिटी मेंटेन नहीं है तो उस केस में हम कन्वर्जन करेंगे. इफ वी हैव रियल कैश फ्लोज बट डिस्काउंट रेट वहां पर रियल नहीं है, नॉमिनल है, तो पहले हम पैरिटी वहां पर मेंटेन करेंगे और उसके बाद हम वहां पर देख लीजिए एनपीवी कैलकुलेट करेंगे. तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो देख लीजिए वी हैव
मनी कैश फ्लोज, मैंने अभी बताया कि वहां पर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट है और रियल कैश फ्लोज वहां पर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं है। तो मनी कैश फ्लोज इक्वल टू रियल कैश फ्लो 1 प्लस इन्फ्लेशन रेज टू द पावर n, और द रियल कैश फ्लोज इक्वल टू मनी कैश फ्लोज डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेज टू द पावर n। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, डिस्काउंट रेट, एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट रेट, रियल डिस्काउंट रेट एंड द नॉमिनल डिस्काउंट रेट। इट एक्सक्लूड्स इन्फ्लेशन, इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर रियल डिस्काउंट रेट एंड द नॉमिनल डिस्काउंट रेट, इट एक्सक्लूड इन्फ्लेशन, इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन। अब मुझे कन्वर्जन करना है, मुझे रियल से नॉमिनल पे जाना है, नॉमिनल से रियल पे जाना है, तो यहां पर वी आर यूजिंग द फिशर्स इफेक्ट, ठीक है। तो वो हमने फॉरेक्स में भी डिस्कस किया था, फिशर्स इफेक्ट। व्हाट इज फिशर्स इफेक्ट, 1 प्लस मनी रेट इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, मनी रेट इक्वल टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट, बट हमेशा हम कंपाउंडेड मॉडल यूज करेंगे, एंड द कंपाउंडेड मॉडल इज 1 प्लस मनी रेट इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। फाइनली एनपीवी, तो पैरिटी मेंटेन करना है, रियल कैश फ्लोज है, रियल डिस्काउंटेड होना चाहिए तब एनपीवी निकालेंगे, मनी कैश फ्लोज है, मनी डिस्काउंटेड होना चाहिए तब एनपीवी निकालेंगे। तो एनपीवी और द प्रेजेंट वैल्यू में ईदर बी कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द रियल कैश फ्लोज विद द रियल डिस्काउंट रेट एंड बाय डिस्काउंटिंग द मनी कैश फ्लोज विद द मनी डिस्काउंट रेट, वी शुड फॉलो द पैरिटी। आंसर इन बोथ द केस विल बी द सेम, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। डेप्रिशिएशन इज नॉट अफेक्टेड, तो एक एडजस्टमेंट है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएशन पे कोई भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेटिंग ऑन द बेस वैल्यू, जो बेस वैल्यू है उससे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज योर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, नॉट द मार्केट वैल्यू। तो डेप्रिशिएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन रेट, एज डेप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, नॉट द मार्केट वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस बार अभी मई के एग्जाम में भी इसको उन्होंने टेस्ट किया है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल बीटा, एसेट बीटा, प्रोजेक्ट बीटा एंड द फर्म बीटा। तो एक बार यहाँ पर ये दो सिचुएशन हम समझ लेते हैं, और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, ध्यान से देखिए सर। सिचुएशन 1, बैलेंस शीट, 100% इक्विटी फर्म। अगर 100% इक्विटी फर्म है तो यहां पर सिर्फ क्या आएगा, इक्विटी, मान लो 1000। अब मैंने 1000 रुपीज ले लिया इक्विटी से, अब मैं लगाऊंगा कहां पर, डिफरेंट एसेट्स में। वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, स्टॉक, कैश एंड बैंक, 1000। दिस इज योर बैलेंस शीट इन केस ऑफ 100% इक्विटी फर्म। तो ध्यान से देखना सर, रिस्क ऑफ इक्विटी किसके बराबर होगा, रिस्क ऑफ एसेट्स। रिस्क ऑफ इक्विटी किसके बराबर होगा, रिस्क ऑफ एसेट, और यहां पर रिस्क कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग बीटा, तो बीटा इक्विटी किसके बराबर होगा, बीटा एसेट्स इक्वल टू बीटा ओवरऑल। दिस इज द कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है फॉर द 100% इक्विटी फर्म। बीटा इक्विटी इक्वल टू बीटा एसेट्स इक्वल टू बीटा ओवरऑल। इफ बीटा इक्विटी इज 1.5 तो बीटा एसेट्स भी कितना होगा, 1.5, एंड बीटा ओवरऑल भी क्या होगा, 1.5, एंड दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। याद रखना, ये कंक्लूजन पता होंगे तभी इस कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, दिस इज फॉर 100% इक्विटी फर्म। अगर 100% इक्विटी फर्म है तो उस केस में बीटा इक्विटी, बीटा एसेट्स, बीटा ओवरऑल सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस फर्म को क्या बोलते हैं, दिस इज योर अनलीवर्ड फर्म। इसको क्या बोलेंगे, अनलीवर्ड फर्म। तो बीटा अनलीवर्ड, बीटा इक्विटी, बीटा एसेट्स, बीटा ओवरऑल सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा इन केस ऑफ 100% इक्विटी फर्म। नाउ द सेकेंड पॉइंट, दिस इज इक्विटी प्लस डेब्ट फर्म। ध्यान से देखना सर, बैलेंस शीट, वी हैव इक्विटी प्लस डेब्ट फर्म्स। तो यहां पर इक्विटी आ गई प्लस डेब्ट आ गया, 600, 400, टोटल कितना है आपके पास, 1000। अब ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, एसेट्स तो क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी सर। ऐसा तो नहीं है कि आपने वहां पर डेब्ट प्लस इक्विटी ले लिया तो आप कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं परचेज करेंगे, एसेट्स तो वही सेम रहेंगी, बस आप वहां पर सोर्स ऑफ कैपिटल क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वही लैंड एंड बिल्डिंग, वही प्लांट एंड मशीनरी, वही फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, स्टॉक एंड कैश एंड बैंक
एंड अगेन द टोटल इज 1000। तो इसका मतलब आप पैसा कहीं से भी लें, देख लीजिए, योर एसेट्स विल रिमेन सेम। आपकी एसेट्स क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल रिमेन सेम। याद रखना, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। वेदर आप 100% इक्विटी करें या वहां पर डेट प्लस इक्विटी करें, वेदर यू आर ए लीवर्ड फर्म और एन अनलीवर्ड फर्म, आप लीवर्ड फर्म हो या अनलीवर्ड फर्म हो, टोटल एसेट्स विल रिमेन सेम। याद रखना, आपकी टोटल एसेट्स क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल रिमेन सेम। तो ध्यान से देखना सर कॉन्सेप्ट, बीटा इक्विटी प्लस देख लीजिए बीटा डेप्ट किसके बराबर रहेगा? या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल रिस्क ऑफ इक्विटी प्लस डेप्ट इक्वल टू टोटल रिस्क ऑफ एसेट्स। टोटल रिस्क ऑफ इक्विटी प्लस डेप्ट किसके बराबर रहेगा? टोटल रिस्क ऑफ एसेट। और रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग द बीटा। अब वहां पर देखना पड़ेगा इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन और डेप्ट का कितना प्रोपोर्शन है। तो बीटा इक्विटी इनटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी प्लस बीटा डेप्ट इनटू प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट, प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट, डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट। तो किसके बराबर रहेगा? बीटा ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स हमेशा क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, वेदर इट इज ए लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? बीटा ओवरऑल। बीटा ओवरऑल देख लीजिए क्या रहेगा? सेम, वेदर इट इज ए लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म इक्वल टू बीटा ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल टू बीटा ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ठीक है, तो दिस इज द कंक्लूजन। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि यहां पर देख लीजिए, with the change in capital structure, याद रखना, with the change in capital structure, beta equity और beta debt may change with the change in capital structure, but और beta assets, beta overall, beta of levered firm, beta of unlevered will remain same। ठीक है, तो ये दो मेन कंक्लूजन्स हैं जो आपको फॉलो करने इस पूरे कॉन्सेप्ट में, और तभी आप वहां पर आगे मूव कर पाएंगे। तो एक बार देख लीजिए, दिस इज योर ओवरऑल बीटा, एसेट बीटा, फर्म बीटा एंड द प्रोजेक्ट बीटा, सबका मतलब एक ही है, सिर्फ आपको समझना है। तो दिस इज फॉर 100% इक्विटी फर्म, अनलीवर्ड फर्म, बीटा इक्विटी इक्वल टू बीटा एसेट्स इक्वल टू बीटा ओवरऑल, डेट प्लस इक्विटी फर्म, एंड दिस इज ए लीवर्ड फर्म, बीटा ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल टू बीटा ऑफ अनलीवर्ड फर्म, बीटा ओवरऑल और बीटा एसेट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्या चेंज होगा? विद द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, बीटा इक्विटी और बीटा डेप्ट। तो ध्यान से देखना कंक्लूजन्स क्या है। ओवरऑल बीटा ऑफ द कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम सेक्टर और द इंडस्ट्री ऑलवेज रिमेन द सेम। तो दिस इज द assumption टेकन बाय द एमएम। तो दिस इज द मॉडल गिवन बाय द एमएम, और उन्होंने कहा कि ओवरऑल बीटा हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। हम मानेंगे कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो बीटा, ओवरऑल बीटा क्या रहेगा? सेम। इक्विटी बीटा और डेट बीटा में चेंज विद द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ओवरऑल बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट कांट बी चेंज विद द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। तो ओवरऑल बीटा हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू एमएम, द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट चेंज द ओवरऑल बीटा। कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से ओवरऑल बीटा चेंज नहीं होगा। अब यहां पर एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, जो हमारा फाइनल मॉडल था। फाइनल मॉडल हमारा क्या था? देख लीजिए, बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस बीटा डेप्ट इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट, एंड दिस इज योर बीटा ओवरऑल। एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करना, बस इसी इक्वेशन को यूज करना है। अब यहां पर दो एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं कि डेप्ट इज एज्यूम टू बी, देख लीजिए, द बीटा डेप्ट इज जीरो, बिकॉज हम क्या मान के चल रहे हैं? डेप्ट इज एज्यूम टू बी रिस्क फ्री। डेप्ट आपके पास क्या है? रिस्क फ्री है, और रिस्क फ्री है तो उसका बीटा क्या होगा? जीरो होगा। तो ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? जीरो। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, देख लीजिए, कि वहां पर देख लीजिए डेप्ट, वहां पर क्या है? दिस इज इट जनरेट टैक्स सेविंग्स। तो डेप्ट को क्या लेंगे? नेट ऑफ टैक्स। डेप्ट को क्या लेंगे? नेट ऑफ टैक्स। तो फाइनल मॉडल मेरे पास क्या आ गया? देख लीजिए, बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस बीटा डेप्ट, और उसको हम क्या मान रहे हैं? जीरो। अगर क्वेश्चन में बीटा डेप्ट दे दिया तो ले लेना, और अगर बीटा डेप्ट नहीं दिया तो वी ऑलवेज एज्यूम टू बी जीरो इंटू डेप्ट नेट ऑफ टैक्स अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट नेट ऑफ टैक्स, एंड दिस इज बीटा ओवरऑल। ये आपके पास क्या निकल के आया? बीटा ओवरऑल। तो ध्यान से देखिए सर, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, बीटा ओवरऑल इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू
इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस बीटा डेप्ट इनटू डेप्ट नेट ऑफ टैक्स अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट नेट ऑफ टैक्स एंड द बीटा डेप्ट इज एज्यूम टू बी जीरो। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो। बट अगर क्वेश्चन में दे दिया बीटा डेप्ट तो वी शुड टेक। साथ में हाउ टू कैलकुलेट केओ, हमें आता ही है वैक निकालना। दिस इज केओ, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट। एक और पॉइंट है, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं केओ इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस बीटा ओवरऑल आरएम माइनस आरएफ। हम उसको यूज कर सकते हैं। अब बस याद रखना ये तभी एप्लीकेबल है जब वहां पर टैक्स रेट मिसिंग है। तो वहां पर आप ध्यान रखना अगर टैक्स रेट गिवन है तो सिर्फ यही मॉडल यूज होगा, फिर ये वाला मॉडल यूज नहीं होगा। तो सिंपली आप एक ही पे फोकस करें एंड दिस इज योर मेथड नंबर 1। केओ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट। हाउ टू कैलकुलेट केई यूजिंग कैपएम, दिस इज रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। एंड हाउ टू कैलकुलेट केडी, दिस इज इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन इट इज एज्यूम टू बी, दिस इज इक्वल टू, देख लीजिए, इट इज एज्यूम टू बी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं है तो दिस इज एज्यूम टू बी रिस्क फ्री रेट। इफ बीटा डेप्ट इज नॉट गिवन दिस इज एज्यूम टू बी इक्वल टू जीरो। इफ डेप्ट इज जीरो, अगर डेप्ट जीरो है तो दिस इज 100% इक्विटी फर्म, ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू बीटा इक्विटी एंड दिस इज फॉर 100% इक्विटी फर्म, ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा। तो अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है एक बार वो समझ लेते हैं, 1 मिनट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा सर। तो ध्यान से देखिए सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। रिलायंस है सर, रिलायंस आपके पास देख लीजिए किस बिजनेस में काम कर रहा था। दिस इज इन द रिफाइनरी बिजनेस। वो किस में था, रिफाइनरी बिजनेस में था, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी था और उसका मेरे पास बीटा इक्विटी अवेलेबल था मार्केट में। बट दिस इज फॉर द रिफाइनरी बिजनेस, पेट्रोकेमिकल बिजनेस देख लीजिए। बट अब रिलायंस डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, दिस इज इन द टेलीकॉम सेक्टर। कहां जाना चाहता है, टेलीकॉम सेक्टर में। और अगर वो टेलीकॉम सेक्टर में जाना चाहता है तो उस केस में वहां पर वो उस प्रोजेक्ट की क्या निकालेगा, एनपीवी। और एनपीवी निकालने के लिए वो क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही करेगा सर। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वो क्या करेगा सर, आपके पास देख लीजिए, उसको क्या चाहिए, डिस्काउंट रेट। एंड द डिस्काउंट रेट इज केओ। हाउ टू कैलकुलेट केओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट। और केई कैसे निकालेगा सर, रिस्क फ्री प्लस बीटा इक्विटी आरएम माइनस आरएफ। तो ध्यान से देखना सर, अब उसको बीटा इक्विटी चाहिए, क्या वो रिलायंस का बीटा इक्विटी यूज कर सकता है सर। ऑलरेडी जो रिफाइनरी बिजनेस चल रहा है क्या उसका बीटा इक्विटी यूज कर सकता है सर, नहीं कर सकता है सर। बिकॉज वो कौन से बिजनेस का है, रिफाइनरी बिजनेस का है। उसको तो किस बिजनेस का चाहिए, टेलीकॉम सेक्टर का। बट वो तो अभी उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो वो कहां जाएगा सर, कंपैरेबल पे। और वो उसने किसको ढूंढा, एयरटेल। एयरटेल का स्पेसिफिक बिजनेस है, देख लीजिए, टेलीकॉम सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, एयरटेल। तो एयरटेल ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है सर। अब ध्यान से समझना सर ये पॉइंट, एयरटेल आपके पास लिस्टेड कंपनी है, उसका मेरे पास बीटा इक्विटी अवेलेबल होगा, साथ में मेरे पास उसका कैपिटल स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट फाइनेंसिंग रेशियो मुझे पता होगा। मेरे पास बीटा इक्विटी है एयरटेल का, मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर है एयरटेल का। तो मैं क्या निकाल लूंगा सर, बीटा ओवरऑल। क्या निकाल लूंगा, बीटा ओवरऑल। एंड दिस इज द बीटा ओवरऑल, दिस इज फॉर टेलीकॉम सेक्टर। किसका निकाल लूंगा, टेलीकॉम सेक्टर। एंड दिस इज द अजम्पशन ऑफ द एमएम, आपका ओवरऑल बीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर सेक्टर। तो वी हैव बीटा इक्विटी एंड दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एयरटेल। और उससे मैं क्या निकाल लूंगा, बीटा ओवरऑल फॉर द टेलीकॉम सेक्टर। देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या थी, लिस्टेड कंपनी थी। एंड वी आर यूजिंग द मॉडल, कौन सा मॉडल यूज करेंगे, जो अभी हमने सीखा है, बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट नेट ऑफ टैक्स। ये वाला पार्ट जीरो, तो क्या निकल के आ जाएगा, बीटा ओवरऑल। आगे मेरे पास बीटा ओवरऑल। नाउ अब इसी सेम मॉडल को यूज करूंगा सर। अब मैं बीटा ओवरऑल लिख लूंगा यहां पर जो आया है। अब मुझे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर पता होगा ना, रिलायंस को अपने प्रोजेक्ट का कैपिटल स्ट्रक्चर पता होगा, वो पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, बीटा इक्विटी। तो दो प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले बीटा ओवरऑल निकालेंगे, दिस इज फ्रॉम द कंपैरेबल कंपनी डेटा, और फिर उसके बाद बीटा इक्विटी निकाल लेंगे, अपना बीटा इक्विटी निकाल लेंगे। तो दिस इज डीलिवरेजिंग एंड रीलिवरेजिंग प्रोसेस। तो वहां पर देख लीजिए बीटा इक्विटी आ जाएगा और उस बीटा इक्विटी को रखेंगे सर कैपएम मॉडल में।
देख लीजिए वो ज्यादा रेलिवेंट है ना, क्योंकि हमने किससे निकाला है, टेलीकॉम सेक्टर के वहां पर कंपनी जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रही थी, वो लिस्टेड कंपनी थी, उसके वहां पर देख लीजिए हमने बीटा को यूज करके ओवरऑल बीटा निकाला, फिर उससे वापस अपना क्या निकाल लिया है, बीटा इक्विटी कैलकुलेट कर लिया है। अब जैसे बीटा इक्विटी आ जाएगा सर आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगी, केई से आपके पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए दिस इज केओ आपके पास आ जाएगा, तो केओ आ जाएगा तो मैं क्या निकाल लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, मेरे पास क्या आ जाएगी, एनपीवी। और अगर एनपीवी पॉजिटिव होगी सर तो वी शुड एक्सेप्ट इट, अगर एनपीवी नेगेटिव होगी तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड दिस इज द फुल फ्लैज कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल बीटा, एसेट बीटा, फर्म बीटा, प्रोजेक्ट बीटा। कैसा भी क्वेश्चन हो आपको ये ढूंढना है, सबसे पहले एग्जाम में आपको देखना है, क्वेश्चन में कंपैरेबल कंपनी का डेटा ढूंढना है, उससे क्या निकालना है, वही सेम मॉडल को यूज करके ओवरऑल बीटा निकालना है। एक बार ओवरऑल बीटा आ गया पर्टिकुलर सेक्टर का, तो उस ओवरऑल बीटा को यूज करके अपना क्या निकाल लेना है, बीटा इक्विटी। कैसे निकालोगे, ओवरऑल बीटा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ किसकी लोगे, अपनी लोगे, और क्या निकल के आ जाएगा, बीटा इक्विटी। दिस इज मोर रेलिवेंट ना, देख लीजिए ये आपके पास क्या मोर रेलिवेंट है किसी भी प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करने के लिए, इफ यू आर इन द डाइवर्सिफाइड बिजनेस। समझ पा रहे हैं किस में जा रहे हैं, डाइवर्सिफाइड बिजनेस में जा रहे हैं। तो दिस इज द फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल बीटा, एसेट बीटा, फर्म बीटा एंड द प्रोजेक्ट बीटा। चेक कर लीजिए एक बार, एंड वी आर सिंपली फॉलोइंग दीज स्टेप्स। जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपली बता दिया, एस्टिमेट द प्रोजेक्ट बीटा, पूरे प्रोजेक्ट देख लीजिए, putting the value of beta computed in the capital to arrive the cost of equity, and this is cost of debt and the WACC। तो यहाँ पर देख लीजिए हम जो प्रोजेक्ट बीटा निकालेंगे या अपना इक्विटी बीटा निकालेंगे, उससे फिर हम केई, केओ और वहां पर प्रोजेक्ट एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। एंड दिस इज द फुल फ्लैज कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक छोटी सी और एडजस्टमेंट है, अब कंपैरेबल कंपनी एयरटेल ना देके आपको आइडिया भी दे दिया, टाटा भी दे दिया, तो वी हैव 3 कंपैरेबल कंपनीज डेटा। तो उस केस में मेरे पास इसका बीटा इक्विटी होगा, इनका कैपिटल डेप्ट इक्विटी रेशियो होगा सबका, तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे क्या निकाल लूंगा, ओवरऑल बीटा, सबसे क्या निकाल लूंगा, ओवरऑल बीटा। और इन तीनों को यूज करके क्या निकाल लूंगा, सिंपल एवरेज करके क्या निकाल लूंगा, एवरेज ओवरऑल बीटा ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर। और फिर उस ओवरऑल बीटा से अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को यूज करके क्या निकालूंगा, अपना बीटा इक्विटी, एंड देन केई, केओ एंड एनपीवी। एंड दिस इज द फाइनल कॉन्सेप्ट, देख लीजिए, दिस इज योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट।